बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नेक्स्ट हम उसी बेसिक डेफिनेशंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 9 आपका जो है वो चैप्टर 1 का है। हमने लास्ट में जो है वो फ्री रेडिकल जो है वो पढ़ लिया था कि फ्री रेडिकल क्या है। अब आगे इससे नेक्स्ट हमने क्या करने, मॉलिक्यूलर आयन को डिफ़ाइन करेगा। सिंपल आयन तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि अगर कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ गेन करे तो उससे आयन बनता है। लेकिन कहते हैं अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करे, ठीक है, इस तरह देखिए O2 एक मॉलिक्यूल है क्योंकि उसमें देखिए एटम ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा है, तो वो याद रखिए अब O2 मॉलिक्यूल है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो O-1 ये मॉलिक्यूलर आयन है। ठीक है, इसी तरह O+1 भी हो सकते हैं, लूज़ करते हैं, O2+2। ठीक है, तो याद रखिए किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर चार्ज आता है, ठीक है, जैसा यहाँ पे देखिए इसके साथ भी 2 आता है, तो मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करे, इसके लिए सिंपल निशानी ये कि आपके पास सिंगल एटम नहीं होगा। इस तरह के O के ऊपर अगर सिर्फ O-1 लिखा होता तो ये आयन होता। O2 है, मॉलिक्यूल है, एक से ज़्यादा एटम्स है, तो ये मॉलिक्यूलर आयन है। इस तरह फ्री रेडिकल क्या होता है, ठीक है, तो फ्री रेडिकल याद रखिए ये एटम्स होते हैं और ये वो एटम्स होते हैं, याद रखिए, जो कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इनके ऊपर याद रखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जिस तरह हाइड्रोजन है, देखिए उसके ऊपर हमने एक डॉट लगाया है, ये एक डॉट शो करते हैं कि इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड, या इसको हम सिंगल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चार्ज कोई नहीं है इसके ऊपर, अगर चार्ज आएगा फिर ये आयन बन जाते हैं। इस तरह Cl देखिए इस पर डॉट्स हैं, लेकिन अब डॉट्स आप देखिए तो ये 7 डॉट्स हैं। अब उसमें देखिए पेयर्स, अगर सारे के सारे पेयर्स हैं तो ये फ्री रेडिकल नहीं है। एक डॉट अगर आ जाता है तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में आता है और ये फ्री रेडिकल बन जाते हैं। तो फ्री रेडिकल क्या होता है, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से याद रखिए इनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर डिफरेंस आते हैं ना आयन और फ्री रेडिकल का, जिस तरह बुक में दिया हुआ है, तो याद रखिए इनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि आपके पास जो आयन होते हैं उसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिससे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर है, 7 है, ऑड नंबर में है, जबकि आयंस में याद रखिए आप आगे भी पढ़ेंगे उसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, आगे अब 3 टर्म्स ऐसे हैं जिनको कि एग्ज़ाम्पल मैंने कंबाइन करके लिखी हुई है, इसमें से अगर कोई भी एक आ जाए तो आपने वही एग्ज़ाम्पल लिखनी है। ठीक है, 3 चीज़ें हैं जो कि रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, तो इन तीनों को ज़रा देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। मोल, एवोगाड्रो नंबर और मोलर मास, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे पहली चीज़ मोल क्या है, तो मोल याद है कि ये अमाउंट को शो करते हैं, क्वांटिटी को शो करते हैं, कितनी क्वांटिटी को। जिस तरह पेयर है, पेयर याद रखिए क्या होते हैं, पेयर आपके पास जो है ये शो करता है आपके पास 2 चीज़ों का। इस तरह मोल के, इस तरह डज़न का वर्ड या एक दर्जन का वर्ड जो हम यूज़ करते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें 12 चीज़ें होती है। तो इस तरह मोल क्या है, ये वो अमाउंट है जिसमें 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। अगर इतने स्टूडेंट्स हो तो हम कहेंगे ये 1 मोल ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इतने बुक्स हो तो हम कहेंगे ये 1 मोल ऑफ बुक्स हैं। ठीक है, तो मोल क्या है, ये वो क्वांटिटी है जो इतनी, जिसके अंदर इतनी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, 6.022 × 10⁻23। अच्छा, अब एवोगाड्रो नंबर इसी को रिलेट करके हम लिखेंगे। एवोगाड्रो नंबर याद है कि ये एक नंबर है। ठीक है, कौन सा नंबर है, जो एक मोल के अंदर जितनी चीज़ें होती है उसको शो करता है। ठीक है, इसकी वैल्यू याद है कि 6.022 × 10⁻23। इस नंबर को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, और ये 1 मोल के अंदर होता है। जिस तरह 2 आपसे कोई पूछे क्या है, तो ये वो नंबर है जो पेयर में होते हैं। 12 क्या है, ये वो नंबर है जो एक दर्जन के अंदर होते हैं, एक डज़न के अंदर होते हैं। अच्छा, मोलर मास क्या है, तो हर चीज़ के 1 मोल का डिफरेंट मास होता है। उस मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस को हम कहते हैं मोलर मास। जैसा यहाँ पे आप तीनों को मैं रिलेट करके एग्जांपल लिख रहा हूँ। Na आप देखें एक एलिमेंट है, वैसे इसका मास 23 है AMU, लेकिन अगर इसको हम देखें ग्राम में शो करें, पहले AMU में है, उसको हमने ग्राम में शो किया, तो ये इसका 1 मोल है। ठीक है, और इसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स है। तो इसमें आप देखिए ये जो 23 लिखा है, ये 23 क्या है, ये इसका मोलर मास है। ठीक है, तो इसमें देखिए मोलर मास भी आ गया, ये मोल आ गया, ये एवोगाड्रो नंबर आ गया। इधर इसमें देखिए ये भी मोलर मास है। ठीक है, इसका ये मोल आ गया, ये इसमें एवोगाड्रो नंबर आ गया। तो आप देखिए इसमें तीनों चीज़ें जो है वो आ रही। तो आपको अगर इनमें से कोई भी एक डिफिनेशन दे दे, वो आप इनमें से कोई एक एग्जांपल लिख ले। मैं वैसे 2 एग्जांपल्स लिखी हुई, ये Na ये एक कंप्लीट एग्जांपल है, ये H2O की ये दूसरी एग्जांपल है,
तो इनमें से कोई एक एग्जाम्पल आप लिख लें, ठीक है। लेकिन इसका तरीका ये, आप अपनी तरफ से भी कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जो एलिमेंट अगर लिखेंगे तो उसका मैस AMU में लिखने के बाद कामा लगा के उसको ग्राम में चेंज करें, फिर वो 1 मोल की इक्वल होगा, एवोगैड्रो नंबर आगे लिखना है। एटम है तो आखिर में एटम लिखना है, अगर मॉलिक्यूल हो तो आखिर में मॉलिक्यूल आपने लिखना है। अच्छा, फिर इसमें नेक्स्ट आते हैं आपके पास जो है वो 3 डिफिनेशंस हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है, और वो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास, ठीक है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। तीनों की डिफिनेशन एक ही जैसे हैं, ठीक है, सिर्फ एक एक वर्ड चेंज करने हैं आपने, ठीक है। वो क्या है, अगर किसी भी एलिमेंट के मास को, वैसे एलिमेंट के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं, उसको हम AMU में शो करते हैं, लेकिन अगर उसको AMU के बजाय ग्राम में शो करें, जिस तरह यहाँ पे देखें एटॉमिक मास कार्बन का क्या है 12 AMU, इस AMU की जगह अगर मैं लिख दूँ ग्राम, तो अब ये 12 ग्राम क्या है, ये ग्राम एटॉमिक मास है कार्बन का, ठीक है। तो याद रखिए एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ठीक है। किसी भी एटम के एलिमेंट के एटम्स के जो मास है उसको हम ग्राम में शो करें, तो फिर याद रखिए उसको हम एटॉमिक मास नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे ये ग्राम एटॉमिक मास हो गया। इस तरह मॉलिक्यूल का भी मास होता है, जो हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास होते हैं। मॉलिक्यूलर मास को अगर हम शो करें ग्राम में, जिस तरह वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18 AMU है, इस AMU की जगह अगर हम इसको कर दें ग्राम, देखें तो 18 ग्राम मैंने लिखा, ये क्या है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, वाटर का, ठीक है। तो सिंपल से है, उधर 3-4 एग्जांपल्स गिवन है, मैंने एक एक लिख के एक एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। इसी तरह ग्राम फार्मूला मास जो है, ये क्या है, ग्राम फार्मूला मास जो है ये शो करते हैं आपके पास मास किसी भी फार्मूला यूनिट या आयनिक कंपाउंड का ग्राम्स में, ठीक है। तो फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इसमें देखिए जो वर्ड चेंज हो रहे हैं वो उसको मैं आपको हाईलाइट कर दूं, यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, देखिए फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस, ये क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, ये एक एक वर्ड चेंज हो करने आपने, और ये एन एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, फार्मूला मास, एक एक वर्ड चेंज करने आपने, तो ये तीनों डिफिनेशंस इसमें से बन जाती है। अच्छा, इसमें आगे जो है आपको फिर उन्होंने डिफरेंस भी दिया है, वो डिफरेंस भी देख लीजिए कि इनका जो डिफरेंस है उसमें क्या है। याद रखिए ये जो है तीनों, ठीक है, याद रखिए ये भी ये शो करते हैं आपके पास, ये 1 मोल ऑफ एटम्स को ये शो करते हैं, ठीक है, ये 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो करते हैं, ठीक है, और ये 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स को शो करते हैं, ठीक है। तो ये इनमें एक डिफरेंस है, ठीक है, कि तीनों 1 मोल को शो करते हैं, लेकिन वो 1 मोल ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स को शो करते हैं, ये 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल को शो करते हैं, ये 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स को शो करते हैं। और एक चीज़ याद है कि तीनों में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, लेकिन जो आपके पास एटॉमिक मास है इसमें आप लिखेंगे एटम्स, दूसरे वाले में यही वैल्यू लिखनी है, लेकिन आपने लिखने हैं मॉलिक्यूल्स, ये ग्राम मॉलिक्यूल, और ये जो लास्ट वन है इसमें आपने 6.022 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स लिखने हैं, फार्मूला यूनिट्स। तो ये एक और डिफरेंस है, तीनों 1 मोल के इक्वल है, लेकिन तीनों में एक डिफरेंस ये है कि ग्राम एटॉमिक मास में इतने एटम्स होते हैं, ग्राम फार्मूला मास में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्राम फार्मूला मास में इतने फार्मूला यूनिट्स होते हैं। तो ये डिफरेंस है, और यहाँ तक फिर आपके जो है वो बेसिक डिफिनेशंस कंप्लीट हो जाती है, और आगे में हम न्यूमेरिकल्स, मैथमेटिकल क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे।